नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए 12 दिसंबर के करंट अफेयर स्टार्ट करें। चाइना की जो करेंसी है उसका नाम है युआन और उसी का नाम रेनिनबी भी है। ठीक, जो नाम है उनकी करेंसी का। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना अगले साल अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकता है। देखिए चाइना जो है, भारत और चाइना में ये डिफरेंस है कि भारत जैसे देशों ने करेंसी को मार्केट पे छोड़ रखा है। तो अब आपने लेकिन सुना होगा कि आरबीआई इंटरवीन करता है। तो एक्चुअली आरबीआई इंटरवीन करता है कि जो फॉल है ना करेंसी का, वो धीरे धीरे हो, मतलब मार्केट फोर्सेस के हाथ में रहे पर फॉल धीरे धीरे हो, सडन ना हो। लेकिन चाइना में क्या होता है, पूरा करेंसी कंट्रोल्ड रहती है, तो चाइना अपने हिसाब से करेंसी को डिवैल्यू करता है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब ऐसी आशंकाएं हैं अभी तो फिलहाल, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कई लोग कि सोर्सेज के द्वारा ये खबर आई है कि चाइना जो है अपनी करेंसी जो युआन है उसको अगले साल डिवैल्यू कर सकता है। इसका रीजन क्या है? ट्रेड वॉर। अब ट्रेड वॉर से क्या होगा, देखिए अगर ट्रंप ने टैरिफ लगा दी, जो बात हो रही है कि 25% मैक्सिको और कनाडा में और 10% एडिशनल चाइना पे। अब आप कहोगे चाइना पे तो कम लग रहा है, नहीं, चाइना पे पहले ही बहुत ज्यादा है, तो 10% और बढ़ा रहे हैं। तो अब देखो क्या करेगा चाइना, अपनी करेंसी को ही डिवैल्यू कर देगा। डिवैल्यू करेगा तो वो करेंसी सस्ती हो जाएगी। करेंसी सस्ती होने से एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलेगा। तो चाइना बेसिकली करने की कोशिश ये कर रहा है कि अपना एक्सपोर्ट मेंटेन करने के लिए कि टैरिफ का कोई ज्यादा असर ना हो, वो करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हैं। तो अभी से अब देखिए, मार्केट जो है ना करेंसी के, वो फ्यूचर मार्केट होते हैं। तो फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है तो मार्केट उसे अभी से ही पचाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी से ही जो है 0.5%, ये काफी बड़ा परसेंट है, सही है, 0.5% चाइना जैसे वो देशों में, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि चाइना में तो करेंसी पूरी कंट्रोल्ड रहती है। तो वो 0.5% ऑफशोर मार्केट में उनकी करेंसी गिर गई है। अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे अभी हमारे पुराने गवर्नर शक्तिकांता साहब गए हैं, तो उन्होंने बड़ी कोशिश करी करेंसी को बचाने की ना, करेंसी को डिवैल्यू होने से रोकने के लिए, डेप्रिशिएट होना उन्होंने काफी रोका, उसके लिए काफी फॉरेन फंड लगाए, काफी डॉलर खर्च करे। तो लेकिन क्या हुआ, अब जैसे ही वो गए आज करेंसी फिर से नीचे ही। तो होता यही है कि जैसे करेंसी में आप कितनी भी कोशिश कर लो तो एट द एंड ऑफ द डे तो वो मार्केट फोर्सेस के हाथ में रहेगी। और इंडिया और आरबीआई का हम हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि हम करेंसी के मूवमेंट को ना चेंज नहीं करना चाहते, बस हम ये चाहते हैं कि जो फॉल हो वो भी स्लो हो और राइज हो वो भी स्लो हो, ताकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ठीक। अच्छा, जैसे यहाँ पे एक मैंने एनालिसिस लिखा है, वो एनालिसिस ये है कि अगर चाइना का युआन डिवैल्यू होगा तो भारत का रुपया भी ऑटोमेटिकली गिरेगा। अब आपको लगेगा कि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए भारत के जो भी एक्सपोर्ट्स है ना, वो वैसे ही चाइना के कंपैरिजन में कम कॉम्पिटिटिव है। कम कॉम्पिटिटिव मतलब भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा है, वो चाइना से ज़्यादा ही है। ये चाइना में तो क्योंकि ड्यू टू वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम है, सरकार का बहुत सपोर्ट है, तो वो काफ़ी सस्ते में चीज़ों को बना लेते हैं कंपेरेटिवली इंडिया। तो अगर वो लोग अपनी करेंसी डिवैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर रुपया डेप्रिशिएट हो जाएगा, ताकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी उसी रेट में चलते रहें जिस रेट पे सब ठीक है। तो बेसिकली मार्केट टैरिफ वाले इवेंट को पचाने की कोशिश करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो करेंसी का रिलेशन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। धीरे धीरे करंट अफेयर्स आते रहेंगे, जैसे जैसे इवेंट प्ले होंगे तो हम इस पर डिटेल पे चर्चा करते रहेंगे। ठीक, अब क्या है कि एकदम से सडनली जीडीपी का आंकड़ा घट के आ गया है 5.4। किसी को भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना घट के आंकड़ा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो आंकड़ा आया तो अब जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो भारत में ये सब डेटा देखते हैं, सही, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके रीजन थे, तो उन्होंने अभी क्या हो रहा है, काफी पॉलिसी मेकर्स के बीच में एक कंसर्न उभर के आया है। कंसर्न कुछ ऐसा है, जो बात सही भी है, कि कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रॉफिट तो बढ़ गए हैं 4 गुना, सही है, पर वो सैलरी में कोई इजाफा नहीं। सैलरी इतनी धीमी स्लो स्पीड से बढ़ी जिसका कोई हिसाब नहीं। नीचे पूरा इंडेक्स है आपके सामने, पूरा टेबल है, तो आप देखेंगे कि वेज ग्रोथ, अब बीएफएसआई मतलब बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, आईटी, लॉजिस्टिक, देखिए किसी में भी आप देखेंगे कि वेज ग्रोथ मैक्सिमम 5.5 के आसपास है और मिनिमम तो 1% से भी कम है। तो वेज में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, पर प्रॉफिट 4 गुना हुए। तो कहने का क्या मतलब है, कैपिटलिज्म अपनी पीक में है, एम्प्लॉयर्स को कुछ कोई कुछ देना नहीं चाहता। तो आप कहेंगे कि ये तो ठीक ही है, इसमें क्या दिक्कत है।
इसमें दिक्कत ये है कि देखिए डिमांड कौन बढ़ाएगा, भाई सैलरी क्लास ही लोग। सीधा गणित ये है ना कि सैलरी क्लास ही कंज्यूम करता है, तो सैलरी क्लास की जब सैलरी नहीं बढ़ेगी तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा। अब कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि देश की जीडीपी स्लो हो रही है। तो पूरा एक ऐसा विस्कस साइकिल बना हुआ है कि ये कंपनियां जो इनका इतना ग्रोथ हो रहा है प्रॉफिट में, ये या तो उसको री इन्वेस्ट कर दे रही है या फिर अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बांट दे रही है। तो ये एक बड़ा इशू है। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है बिजनेसेस और लोग जो है मतलब ऐसा कहते हैं कैपिटलिज्म में कि नॉन एफिशिएंट पर्सन से पैसा एफिशिएंट पर्सन की तरफ जाता है। तो सीधी सीधी बात है, वही हो रहा है देखते हुए। सही हो क्या रहा है कि जो जॉब कर रहे हैं सही है वो तो उनकी सैलरी इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, पर कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही। अच्छा, एक और भविष्य में काफी खतरे की घंटी बज रही है देश में, वो ये है कि जैसे अभी कंज्यूमर, ठीक है, क्विक कॉमर्स का जमाना आ गया, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, धीरे धीरे दिल्ली बॉम्बे यहाँ क्या हो रहा है, किराना स्टोर बंद हो रहे हैं। अब किराना स्टोर इतने ज्यादा हैं इस देश में कि आप समझिए कोई हिसाब नहीं। हर जगह आप अपने आसपास भी देखते होंगे इतने किराने। अब अगर क्विक कॉमर्स आ गया, सही है, तो क्या होगा, वो सारा किरानों का जो बिजनेस है वो तो जाएगा किराना। अब किराना से कोई सामान ही नहीं वो लेगा। जब घर में मेरे 10 मिनट में सामान ही डिलीवर हो जा रहा और रेट वही किराना वाला है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूंगा, सही, तो मैं वहीं से ऑर्डर करूंगा। तो इससे क्या होगा, कई किराने क्लोज हो गए। तो दिल्ली में अभी तक मतलब मेट्रो सिटीज में 1 लाख के आसपास तक किराने क्लोज हो गए। अब आप सोचो कितने लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट किराने से पा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका कंजम्पशन उन किरानों की दुकान से चल रहा है, सही है। अब ये लोग जो है ये लोग भी देश से घटेंगे, तो और सारा प्रॉफिट कौन कमाएगा, मतलब ऐसी कंपनियां जो क्विक कॉमर्स में उतर रही हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो चाहे वो जोमेटो हो, ये सब, और इनके शेयर होल्डर। तो मनी का कंसोलिडेशन धीरे धीरे हो रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो ये एक बड़ा इशू का मैटर है, सही है। तो ये है बात। आगे बढ़ते हैं, तीसरी खबर। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने एक नई स्कीम चालू कर दी है। भारत में ये स्कीमें मतलब ऐसे चल रहा है जैसे, सही है, रेवड़ी स्कीम कहते हैं इसको। तो रेवड़ी स्कीम क्या है कि भैया आप क्या करो, सीधा महिलाओं को 1,000 रुपये, 2,000, 2,100, कहीं लड़की बहन, कहीं लाडली बहन। और यही नहीं है, मैं महिलाओं की ही नहीं, सही है, एक महाराष्ट्र में स्कीम चल रही है वो लड़का भाऊ योजना, उसमें लड़कों को ऐसे करके वो क्या कर रहे हैं, एक मिनिमम पेमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, 2,100, 2,200। अब होता क्या है कि जैसे डेवलप्ड कंट्री है वो लोग तो अफोर्ड भी कर सकते हैं, भारत जैसा देश अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है दिल्ली, सही है। दिल्ली में क्या हुआ है कि पहले दिल्ली का सरप्लस बजट हुआ करता था, पर अभी कुछ दिन पहले की खबर अगर आपको याद हो, तो कुछ दिन पहले की खबर यह है कि 10,000 करोड़ का कर्जा मांगा है राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से। उन्होंने कहा है कि जो ये स्मॉल सेविंग फंड है वहां से हमको ये कर्जा मिले। अब स्थिति क्या है, अभी उन्होंने एक नई स्कीम की घोषणा कर दी कि 1,000 रुपये। अच्छा, उनकी भी कोई गलती नहीं, गलती तो देखिए सभी की है। अब यही करके बीजेपी वाले जीत गए, तो उन्हें भी वहां से आइडिया मिल गया कि हम भी महिलाओं को 1,000 रुपये देते। उससे क्या होता है, ये वोट बैंक हो जाता है। अभी उसमें ऐसा है कि केजरीवाल जी ने ये भी घोषणा कर दी है कि एक बार हम जीत गए तो इसको 2,100 कर देंगे। अभी गया ये, मतलब कैबिनेट से पास हो गया, ऐसे तो पास होते ही है सब। तो वो पास होके गया दिल्ली फाइनेंस, दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन्होंने वो मना कर दिया क्योंकि बजट ही नहीं, कहाँ से दोगे 1,000 रुपये। पहले ही आप सब्सिडी 15% ऑफ टोटल बजट देते हो, अब ये अगर आपने स्कीम चालू कर दी 1,000 वाली तो 20% हो जाएगा। अभी आप खुद सोचो अगले साल 2,100 होने वाला है, यानी 1,100 रुपये और बढ़ेंगे। तो ये आंकड़ा जो 15 से 20 हुआ, ये 25 के आसपास पहुंच जाएगा। भाई आप 1/4 बजट तो आप सब्सिडी के रूप में दे रहे हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से करोगे। फिर वही होगा, दिल्ली में 2,100 रुपये तो मिलेंगे, सही है, वो 2,100 रुपये तो ठीक है, लेकिन वो दिल्ली की हवा जो गंदी हो रही है, जो गार्बेज का पूल आनंद विहारों में पड़ा हुआ है, वो कुछ सही नहीं होगा। तो ये बहुत ही खतरनाक राहों पे हमारा देश चल चुका है, ठीक है। ये पता नहीं कब सुधरेगा, ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बिकॉज एक बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, सही है, पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट, वो ये कहते हैं कि जो जनता है ना, जनता की जो नॉलेज है, जनता की जो इंटेलेक्ट लेवल है, उसका लोएस्ट डिनोमिनेटर पॉलिटिशियन होते हैं। अब हमारी देश की जनता को ऐसी चीजें पसंद है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये आगे बहुत ही बड़ी मुसीबत होने वाली है। अच्छा, आरबीआई ने भी इसके खिलाफ कई बार इनको बोला है, स्टेट फाइनेंस को, पर आप तो जानते हैं कि वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते नहीं है, ना पॉलिटिशियन देखते हैं, ना जनता देखना चाहती है। तो एक ना एक दिन तो देखिए सुधार, मतलब एक ना एक दिन बजट फाइनेंस खाली हो जाएंगे, उस दिन उनको अकल आएगी, फिर उस दिन हार्श मेजर लेने पड़ेंगे।
अर्जेंटीना नाम का एक देश है, इस बार उन्होंने सरप्लस बजट घोषित किया, ठीक, वो भी पहले इन्हीं राहों पे था, फिर उनका दिवालिया हो गया, सही है, उनकी हालत खराब हो गई मतलब, फिर इस बार उन्होंने सरप्लस बजट घोषित किया। सरप्लस मतलब फालतू के सारे खर्चे काटे। तो ये सब होना ही चाहिए कि सीधा कंजम्पशन के लिए पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है इकोनॉमी में, चाहे ये बात आपको कितनी भी अजीब लगे, ठीक है, पर ये होता क्या है कि मनी का हम बेस्ट यूज नहीं कर रहे होते। मनी का बेस्ट यूज तो ये है, सरकार का मेन काम ये है कि आपको पैसा ना दे, उसका ये मेन काम नहीं, उसका ये मेन काम है हाई क्लास रोड बनाए, पोल्यूशन के खिलाफ काम करे, गार्बेज को, वेस्ट मैनेजमेंट को सुधारे, ये सब नहीं होगा। ये आपको अगर सीधा पैसा देंगे वो लोग तो ये सब नहीं करेंगे, तो दिल्ली में कूड़े के ढेर, एक कचड़ा, वो सब पड़ा ही रहेगा। तो ये स्थिति है, अब पैसा उतना ही है, कहीं तो खर्च होना ही, ये स्थिति है, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री वाला आप ध्यान रखिएगा, ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना अगर ये लागू हो गई तो 1000 रुपये इसमें पर मंथ महिला को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, इंडिया जो है अपनी जो इकोनॉमिक नीड्स है, उसके लिए जो एनर्जी जनरेट करता है वो अब रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ा है, सही है। अभी हालांकि ये रिन्यूएबल तो नहीं है, पर ये क्लीन एनर्जी सोर्स जरूर है। तो इंडिया क्या कर रहा है कि जो अपनी एटॉमिक पावर कैपेसिटी है उसे 2031 तक ट्रिपल करने वाला है, 2024 की कैपेसिटी, ठीक है। तो एक ट्रिपल का आंकड़ा है, एग्जैक्ट तो नहीं है पर हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली ट्रिपल है। अच्छा, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं 2014 से, तब से ये कैपेसिटी डबल हो चुकी है। तो 2024 तक ये कैपेसिटी डबल हो गई, आगे ऐसा मानना है कि ये कैपेसिटी जो है वो ट्रिपल हो जाएगी, सही। तो ये है एक आंकड़ा अभी, सही है। 2031-32 तक का ये टारगेट है कि भारत 2240-80 यानी 22,480 मेगावाट की बिजली बना देगा। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ फिगर में जो ये है ये 6780 है, ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है, अभी नए कुछ प्लांट आ गए हैं और कुछ एनर्जी में मतलब कुछ उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होने लगी। तो आज की डेट में जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 8081 है, और देखिए धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, 22,480 का टारगेट। ये टारगेट ध्यान रखिएगा, ये ईयर ध्यान रखिएगा फाइनेंशियली। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ने जो है एक सेंटर का पूरा स्कीम है स्मार्ट सिटीज का। स्मार्ट सिटी में क्या होता है, वो जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं तो वहाँ क्या रहता है, बहुत मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, जैसे कहीं क्या सीवर की सुविधा नहीं है, कहीं वाटर की सप्लाई का इशू है, कहीं ऐसा होता है कि बारिश बहुत होती है तो बाढ़ आ जाती है, तो ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया काम नहीं करता, तो मल्टीपल इश्यूज। तो उसके लिए स्मार्ट सिटी योजना लाई गई। अब सेंटर ने क्या करा, 8 नए जो शहर है वो इसमें इंक्यूबेट करें। ये पूरा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है, और इन्होंने इसके लिए मतलब इसमें 8 शहरों को और जोड़ा है, उसके लिए 8000 करोड़ का खर्चा लगेगा, ठीक है। ये हाँ इम्पोर्टेंट 8000 करोड़ तो नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको स्मार्ट सिटीज़ का पता रहे कि ये एक स्कीम है। महुआ की ये स्कीम है, ये भी ध्यान रखिएगा, महुआ याद करना बहुत आसान है, ये शॉर्ट फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स की, और 8 नए स्मार्ट सिटी, इतना याद रहे तो 8000 करोड़ फिर आप याद करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोका कोला भारत में आपने जरूर पी होगी, इसका एक कॉम्पिटिटर है पेप्सी, तो ये दोनों भारत में क्या है, एक हिसाब से देखा जाए तो डुओपोली होल्ड करते हैं, ठीक है। कुछ और ब्रांड भी है पर उनका मार्केट शेयर इतना नहीं है जितना कि इन दोनों का। अब होता क्या है, देखिए कोका कोला तो बनाता है जो है अब हमारा लिक्विड, वो जो उनका सॉल्यूशन आता है, उनके लिए बॉटल कोई दूसरी कंपनी बनाती है, क्योंकि बॉटल में बिकते हैं, सही है। तो बॉटल के भी वेरियस टाइप्स होते हैं, कैन होते हैं, सही है, प्लास्टिक की बॉटल होती है, कांच की बोतल होती है, वो सब वो बनाते हैं। तो अभी क्या है कि हिंदुस्तान कोका कोला कंपनी करके है, तो वो बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें 40% स्टेक जो है वो जुबिलेंट भारतीय ग्रुप से ये खरीद रहा है। ये बहुत ही फेमस ग्रुप है, आपने इसका नाम काफ़ी कम सुना होगा, पर ये जुबिलेंट फूडवर्क के नाम से ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, और डोमिनोज की चेन, ये डोमिनोज की चेन पूरी ये होल्ड करते हैं। अब देखिए इसमें मज़ा ये है कि डोमिनोज में अगर आप जाएंगे तो डोमिनोज ने पेप्सी वालों से डील कर रही है, तो डोमिनोज में अक्सर आपको पेप्सी देखने को मिलेगी, ठीक है, अक्सर ऐसा। तो अब ये कोका कोला के साथ भी डील कर रहे हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, और आगे ऐसा भी हो सकता है कि कल को पेप्सी की जगह ये अगला करार कोका कोला से कर ले, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 12,500 करोड़ का ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के साथ कोका कोला ने साइन किया है। इसमें कोका कोला क्या बेच रहा है, अपना बॉटलिंग वाला ब्रांड में 40% स्टेक बेच रहा है, ठीक है। इस डील से जो है ये जुबिलेंट भारतीय ग्रुप है जो है, इनकी एंट्री हो जाएगी
सही है, इनकी एंट्री हो जाएगी बॉटलिंग सेक्टर में, धीरे धीरे ये बॉटल बनाने लग जाएंगे। अच्छा, पेप्सी का जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है इंडिया में, एक कोका कोला तो खुद ही बनाता है, पेप्सी का के जितने भी प्रोडक्ट हैं भारत में जो बनाते हैं वो एक कंपनी, ठीक है। तो आप मुझे उस कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो पेप्सी के जो बोतल होते हैं या पेप्सी के और भी प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी वो बनाती है, और एक बहुत ही सस्ता, ठीक है, एक तो रेडबुल आता है, काफ़ी महंगा आता है, एनर्जी ड्रिंक भी वही सेम कंपनी बनाती है। तो ये आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। डॉइश बैंक जो है इंडिया वाला, उसने क्या करा है, उसने लोन दिया है 91 मिलियन का, तो 91 मिलियन, सही, इसका लोन दिया है, किसको दिया है, SFMG इंडिया क्रेडिट कंपनी। ये पूरी मतलब होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, मितुशी फाइनेंशियल ग्रुप की, ये जापान का बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसको 91 मिलियन का लोन दिया। असल में ये लोन इसलिए चाहिए क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनकी बैलेंस शीट में कैश जो वो है उसका पोर्शन बढ़ाया जा सके, ताकि वो माइक्रो फाइनेंस में और लोन दे सके। तो आपको ये ध्यान रखना है, डॉइश बैंक, ये इंडिया वाला, इसने 91 मिलियन यूरो दिया है SFMG को, ठीक। 91 मिलियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 813 करोड़ से, क्योंकि ये जो है वो करेंसी फ्लक्चुएशन में हो जाता है, कहीं 813 लिखा है, कहीं 814 लिखा है, बिकॉज हो सकता है ना कि जैसे 91 मिलियन वो यूरो है, तो कोई करेंसी का क्या रेट ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 91 मिलियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली 813 और 814 करोड़, ये कल न्यूज़ आई थी, ठीक। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो सुमितोमो मितुशी फाइनेंशियल ग्रुप का ध्यान रखना है, दूसरा डॉइश बैंक का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वो एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि डॉइश बैंक जो है वो जर्मनी का ग्रुप, वो ओरिजिनल बैंक है। जो डॉइश बैंक इंडिया है वो तो उसकी सब्सिडरी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ, सही, स्टेट बैंक है, अब स्टेट बैंक की कोई ब्रांच मॉरिशस में खुल गई, सही, तो वहाँ क्या होगा, वो जो होगा वो उस देश की कंपनी तो गिना जाएगा, पर वो सब्सिडरी गिना जाएगा इंडिया, ये इंडिया वाले स्टेट बैंक। ऐसा ही आपने जगुआर लैंड रोवर का नाम सुना होगा, अब वो जो है वो कंपनी तो ब्रिटिश है, पर वो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी, ऐसा रहता है उसे। अगला खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, ये हर साल होते हैं ठंड में, तो ये 2020 से चल रहे हैं लगभग। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये स्पोर्टिंग वो इवेंट होते हैं हर साल, इसमें बहुत सारे आइस से रिलेटेड स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे स्केटिंग हो गया और भी मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, तो ये होते हैं, ठीक है। तो इस साल भी ये होने वाले हैं 2025 में, और इसमें होता क्या है, जैसे भारत से मतलब काफ़ी लोग वहाँ, सही है, इस पर भाग लेते हैं, और जो लोग भाग लेते हैं तो इससे क्या होता है, कई बार हमें ऐसा टैलेंट मिलता है जो इंडिया को फिर आगे रिप्रेजेंट करता है। तो ये अब खेलो इंडिया विंटर गेम्स चलते हैं। एक्चुअली ये खेलो इंडिया विंटर गेम एक पूरा खेलो यूथ गेम्स के अंडर आता है, और यह जगह जगह पे समय समय पर भारत में खेल मतलब का आयोजन कराते रहते हैं, जिससे भारत में जो टैलेंट है उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिले। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2025 का एडिशन जम्मू कश्मीर में होना है, और ये हर साल ही जम्मू कश्मीर में ही होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं, इन्हें आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, ये यंगेस्ट बॉलर हो गए 100 विकेट लेने वाले तीनों फॉर्मेट में। इंपॉर्टेंट 100 विकेट्स हैं वो तो हैं कि तीनों फॉर्मेट में लिए, पर ये बहुतों ने लिए होंगे, पर ये यंगेस्ट बॉलर हो गए, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इतनी खबर इंपॉर्टेंट है, शाहीन शाह अफरीदी, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। फीफा का जो वर्ल्ड कप है उसका वो कौन होस्ट करेगा, ये अभी डिसाइड हो गया, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया 2030 के लिए, 2034 के लिए, 2030 और 34 के लिए। तो 30 वाला तो करेंगे मिलके तीन देश, स्पेन, पोर्टुगल और मोरक्को, ये तीनों देश मिलके करेंगे, ठीक। 2034 वाला, सॉरी 2030 वाला, 2034 वाला जो वर्ल्ड कप है ये सऊदी अरेबिया में होने वाला है। कतर के बाद हम देख रहे हैं ना, एकदम से अचानक से मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा इसका फुटबॉल का क्रेज हो गया। एक साल कतर में हुआ, उसके बाद अब ये देखिए सऊदी अरेबिया भी आ गया। अच्छा, कई लोग को ऐसा लगता है कि यार मजबूत फुटबॉल की टीम होनी चाहिए, कब तभी आप ऐसा कर सकते हो, पर ऐसा जरूरी नहीं। देखिए सऊदी अरेबिया की तो कोई इतनी बड़ी टीम है भी नहीं, सही, लेकिन वो लोग भी कर रहे हैं, सही, तो कोई भी कर सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि दो आपको ध्यान रखने हैं, एक तो 2034 वाला याद रखना है सऊदी अरेबिया, और 2030 वाला भी याद रखना है स्पेन, पोर्टुगल और मोरक्को, तो तीनों जगह ये होंगे, ठीक, ये बेसिक सी न्यूज है। अगला, भारत, ठीक है, तो इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्या होते हैं, देखिए भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको बचाने के लिए जो है भारत में कई
मतलब ASI, ये और भी कई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और भी कई प्रोग्राम चलते हैं। तो भारत के 2 हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, पहला अबाहत सातेश्वरार टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु में है, दूसरा BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है क्योंकि यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक अवार्ड कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में इन्हें विनर का अवार्ड दिया। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक का नाम भी काफी कॉम्प्लेक्स है, अबाहत सातेश्वरार टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, दूसरा BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ठीक, तो ये दोनों आपको नाम ध्यान रखना है। उधर क्या होगा, ऑप्शन आएंगे तो टिक करने में काफी आसानी रहेगी। आज के करंट अफेयर यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इसका PDF आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।